This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः वैशाख शुद्ध चतुर्थी दिनांक 15 मे 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 शंखं चक्रं जलधां दशदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपतिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणोः समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संसारकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो हम सपनों के बारे में सोच रहे थे कि इस प्रकार के सपने आना दृष्ट श्रुत प्रार्थित वगैरह वगैरह इस प्रकार के वो पंचतंत्र में बताया गया है। ये थोड़ा सा नॉर्मल इस प्रकार का है जब मन की निवृत्ति होती नहीं है, इंद्रिय निवृत्त हो जाता है लेकिन मन की निवृत्ति नहीं होती है तो स्वप्न हो जाते हैं। और इसमें शुभ सूचक अशुभ सूचक इसी स्वभाव सभी प्रकार के होते हैं या निरर्थक भी होते हैं। ज्यादातर निरर्थक ही रहते हैं लेकिन उससे नींद खराब होती है, नींद अच्छी नहीं आती और फिर इसका एक परिणाम पूरे दिन में इस प्रकार का रहता है। तो योग शास्त्र में भी सुखम अवस्था अस्वाप्तम न किंचित अवेदिशम, मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद लगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, ये बताया गया है। तो इस प्रकार की गहरी नींद होना ये आवश्यक इस प्रकार के है। अगर सपने आते ही है तो निरर्थक है तो अलग चीज है, दोष बाहुल्य होने से भी इस प्रकार से होता है। लेकिन शुभ सूचक और अशुभ सूचक रिष्ट लक्षणों में भी सपने इस प्रकार के हैं। और मैंने एक उदाहरण बताया था कि माता पिता दोनों सपने में आ रहे थे और एक बुला रहा था, एक ठहरने के लिए कह रहा था। इस प्रकार का मैंने अनुभव किया है। तो निर्माणाचे नसतं पितृ कोण आहे त्यांना ते कळतं, त्यांना कळतं। ये केवल मन का नहीं है। मैंने एक अजीब अनुभव देखा था कि अन्ना से पटवर्धन के घराने में किसी को कैंसर, थ्रोट कैंसर हुआ था और वो उसमें से पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो मैं और मेरा साला, तो उनके दोनों माता पिता को कैंसर था, तो उनको पूछने के लिए गए थे।
तो बोले हाँ मुझे कैंसर हुआ था और मैं अभी पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। तो मैंने पूछा कि आपने क्या किया एक्चुअली। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। उन्होंने ये गेहूं का रस ले लिया, कोरफड़ का रस ले लिया और कुछ बहुत सारी बातें बताई। तो मैंने कहा कि आपको इसमें से किससे फायदा हुआ, ऐसा आपका मंतव्य है। तो मैं तो सेकंड ईयर में था उस समय में तो थोड़ा रुक गए और फिर बताया कि ये सब करने के बावजूद भी मेरी परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही। फिर मेरे नाना ये दादा, हाँ दादा, मेरे सपने में आ गए और फिर उन्होंने कहा कि बस तुम ठीक हो जाओगे। और उसी दिन से रोग में उतार आने लगा और मैं ठीक हो गया तो मैंने कहा कि ठीक है, तो यही सही है। तो आप इतनी सारी चीजें क्यों बताते हैं। तो वो बोले कि लोग मानते नहीं है कि अगर मैं इस प्रकार से कहूँ कि मेरे दादाजी सपने में आए थे और उनके आशीर्वाद से भी ठीक हो गया। अब उनके दादाजी तो अन्ना से पटवर्धन खुद थे, तो ये तो ठीक हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। लेकिन ये भी नमूना देखा गया है और माता पिता आकर बुला रहे हैं, ये भी नमूना देखा गया है। तो ये थोड़ा सा नहीं, पितरों को मुक्ति मिली है नहीं मिली है, ये एक अजीब किस्सा है इसमें 10वें दिन जब एक कौवा छूता है तो समझते हैं कि उसको मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से 10 दिन तक उसकी आत्मा भटकती रहती है और फिर बाद में ये हाँ, निकल जाते हैं, कहीं दूसरा जन्म मिल जाता है, मुक्ति हो जाती है वगैरह इस प्रकार से। लेकिन अगर कई बरसों के बाद भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो ये संभव है कि फिर भी उनकी आत्मा भटक ही रही है अभी तक। तो ये अच्छा नहीं है वास्तव में। ठीक है, लेकिन हमें उस सभी के बारे में जानना बहुत मुश्किल इस प्रकार का है। स्वप्न दोष एक अलग चीज है, ये मानसिक ही है और ज्यादातर स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हस्तमैथुन किया जाता है और फिर ये आदत बन जाने पर स्वप्न दोष अपने आप होने लगता है कि मन में विचार आने लगते हैं और फिर शुक्र स्खलन हो जाता है। तो ये अंतर मन में ये इस प्रकार के उठते रहेंगे, विचार उठते रहेंगे और उसके जरिए ये स्वप्न दोष होता है। दुःस्वप्न है बहुदोष लिंग, रिष्टाभास है क्या रिष्ट है कैसे ओळखावे बताना मुश्किल है। रिष्टाभास भी होता है और बाद में पता चलता है कि ये रिष्टाभास ही था, रिष्ट जैसा लगा लेकिन रिष्टाभास ही था। इस प्रकार से कुटिला मेढ्र उदर रोग में एक ये बताया रिष्ट लक्षण बताया गया है, या स्व में हनम न पश्यति, ये भी रिष्ट लक्षण बताया गया है। तो ऐसी एक अवस्था का रुग्ण था, तो किसी वैद्य ने उसको देखकर ये असाध्य है करके मेरे पास भेज दिया। मैंने केवल दूध पे रखा और वो सुधर गया हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव था और काफी 3-4 बरस आगे जिंदा रहा। तो ये रिष्ट लक्षण ये मुझे भी मालूम था, लेकिन मेरे छात्र ने मेरे पास भेजा है तो मुझे कुछ करना चाहिए था। मैंने बता कर किया कि ये अच्छा नहीं है लक्षण, फिर भी कोशिश करेंगे ऐसे। और फिर वो सुधर गया इस प्रकार से। तो ये रिष्टाभास था, ये बाद में पता चला ये रिष्ट लक्षण नहीं था, ये रिष्टाभास था। मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्ट पुरस्सरम, जिसके पहले अरिष्ट न हुआ हो वो मरण भी नहीं है, ये भी बताया गया है। तो ये काफी अजीब है कि मरण तो हो गया है लेकिन रिष्ट लक्षण तो देखे नहीं है। तो चरकाचार्य बोलते हैं कि वो मरण ही नहीं है फिर इस प्रकार, तो रिष्ट लक्षण होना ही है। पश्चनार्थान प्रतिक्षणम, ये जो बात बताई गई है कि रिष्ट कब भी हो जाता है और शांत हो जाता है तो पता नहीं चलता। मैंने वो एक केस बताई थी कि रूबी हॉल में केस एडमिट थी, अनकॉन्शियस था पेशेंट, बिलीरुबिन 32 था
और लंग कुछ था ही नहीं, सब कैंसर ही था। प्राइमरी कहाँ का है, लीवर का है या लंग का है, उसका निर्णय वो भी नहीं कर पाए। और फिर सलाइन चालू था, ऑक्सीजन चालू था, पेशेंट आईसीयू में था, और उन्होंने कह दिया कि अब कोई चांसेस नहीं, कुछ घंटों का ही फासला है। तो उसके रिश्तेदार हमारे यहाँ आए और बोलने लगे कि बगैर ट्रीटमेंट पर चला गया, ऐसा नहीं हमें चाहिए, तो हम ट्रीटमेंट करते रहेंगे, तो वो नहीं कर रहे तो आप ट्रीटमेंट करो। तो मैंने सुनने के बाद कहा कि इसमें कुछ करने लायक है नहीं, उसको शांति से जाने दो। फिर भी बहुत जिक्र हुआ तो मैंने जाकर आईसीयू में एक पेशेंट देखा, रूबी हॉल। फिर भी मैंने वही कहा कि नहीं, कुछ चांसेस नहीं है बचने के। तो फिर भी जिक्र रहा, इसलिए उसको शिफ्ट किया साठे अस्पताल में। डॉक्टर अच्युत जोशी ने देखा, वो बोला क्यों लाया है, 2-3 घंटे भी ठहरने वाला नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, सभी मालूम है, फिर भी रिश्तेदारों की इच्छा है इसलिए एडमिट किया है। तो मैंने कुछ दवाइयां शुरू की, हिरक भस्म और ताकत और ख्याल में आरोग्य वर्धन ऐसा कुछ दिया था। और सकिंग रिफ्लेक्स था, तो लाजावंड मुंह से देना आरंभ किया। जैसे 1.5 लीटर तक लाजावंड गया तो सलाइन की जरूरत नहीं रही, तो सलाइन निकाल दिया। सलाइन निकाल दिया तो फिर लंग कंजेशन कम हो गया, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रही, तो ऑक्सीजन को भी हटा दिया। दूसरे दिन मरीज जिंदा था। तो मैंने थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचा और आरोग्य त्रिफला कषाय उसको पिलाया। वो होने के बाद उसको कुछ दस्त हुए, 5-6 दस्त हुए, और फिर वो सेमी कॉन्शियस बन गया। तो कुछ रिलेवेंट इरिलेवेंट बोलने लगा, कुछ रिश्तेदारों को उसने पहचाना। वो बेसिकली राजस्थान से था, तो बहुत सारे रिश्तेदार उसको देखने के लिए आ गए कि ये सुधर रहा है इस प्रकार से। और हमने तो सिर्फ एक स्पेशल रूम में रखा था, ना कि आईसीयू था, ना कि ऑक्सीजन था, ना कि ये सलाइन था, ओरली दे रहे थे। फिर उसका बिलीरुबिन भी कम हो गया, 32 से 20 तक आ गए। फिर भी असद्रूपाणी पश्यति, ये एक दृष्टि लक्षण बताया गया है। वो हवा में कुछ ढूंढने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने रिश्तेदारों से कहा कि रिस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, हम कोशिश जारी रखेंगे। और फिर छठे दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़ा अनुभव रहा। एक तो इस प्रकार का मरीज जो कुछ घंटे ही जीवित रहने वाला था, वो 6 दिन जिंदा रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गई, क्योंकि उसने कुछ रिश्तेदारों को पहचाना, कुछ किसी के साथ बोला, रिलेवेंट भी बोला, इस प्रकार से बिलीरुबिन भी कम हो गया। तो रिष्ट और रिष्टाभास, इसके बारे में विषय स्वप्नात रोज साप दिसायला खूप त्रास होता, त्याला फोटो पोस्ट 3-3 लाख रुपये काही लावायला सांगितले। ओके, ये आधिदैविक होता है। शंकर ने अपने मस्तक पे सर्प को धारण किया है, तो उसकी कृपा से ये हो सकता है कि सपना हो। काल सर्प योग किन लोगों में पाया जाता है इस प्रकार में, और फिर त्रिपिंडी श्राद्ध इस प्रकार के अंदर करते हैं, तो उससे फायदा होता है, ये मैंने भी देखा है। अरिष्ट लक्षण और धातुपाक प्रारंभ, ऐसा कोई संबंध हो सकता है? धातुपाक से ही होगा ऐसा नहीं है। धातुपाक एक अवस्था हो सकती है उनमें से, लेकिन किसी भी तरीके से प्राण का वियोग होना, ये अहम इसमें है। रिष्ट लक्षण में काफी तरीके के रिष्ट लक्षण बताए गए हैं। इंद्रियगत है, विषयगत है, इस प्रकार से शरीर के संबंध में है, स्वप्न के संबंध में है, दूध के संबंध में है, तो काफी तरीके के हैं। और किसी रोग से मृत्यु आएगी वो भी अलग बताया गया है, और सामान्य रिष्ट लक्षण भी बताए गए हैं।
तो ये केवल धातुपाक से रहेगा ऐसा नहीं रहेगा। किसी भी तरीके से आत्मा का वियोग हो जाए तो वो रिष्ट लक्षण कुछ दिखाएगा। तो ये काफी मुश्किल मामला है कि रिष्ट लक्षणों को समझना और उसका भली भांति जजमेंट होना। डोंबिवली में मैंने एक केस देखी थी, एडवांस केस कैंसर की थी। ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर था, फिर लिवर और ब्रेन में मेटास्टेसिस था। और 67 वर्ष की औरत थी। उसके रिश्तेदार मेरे यहाँ आए पुणे में और जिक्र करके औषध लेके गए, और फिर उन्होंने बहुत जिक्र किया कि नहीं आप देखने के लिए आए। तो मैं मंगलवार को डुंडुली पहुंचा उसको देखने के लिए। तो वेदना से तड़प रही थी। हाँ, मुझसे एक शब्द भी बोली नहीं। और हाँ, मैंने कंडीशन देखने के बाद उनको कहा कि नहीं, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। वो एक्चुअली वो पार्ट में एडमिट थी बुलुन के। और फिर वहां पे बताया गया कि अब कोई चांसेस नहीं है बचने के, 2 दिन से ज्यादा नहीं जाएगी, तो घर पे लेके जाओ इस प्रकार से। वहां एक मेरे परिचय की ऑन्को सर्जन थी। उन्होंने सलाह दी कि एक बार आप गार्गिल से मिले और उनसे पूछे। तो वो मेरे पास आए इस प्रकार से। तो मैंने बता दिया कि मुझे कुछ चांस नहीं लगता है बचने का, लेकिन अगर वो दूध कुछ मांगती है खाने के लिए तो सिर्फ दूध ही देना, बाकी कुछ नहीं देना। ऐसा कह के मैं वापिस आ गया। फिर उसके दूसरे दिन उनका फोन आया कि नहीं, उन्होंने खाना शुरू किया है और आज आधा लीटर तक दूध गया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो चालू रखो। हफ्ते भर में वो 2 लीटर तक पहुंच गई। और आश्चर्य की बात थी, सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे घर पे, क्योंकि ये 2 दिन में मरने वाली थी। सभी अपने अपने घर चले गए और उसके बाद वो काफी जिंदा है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है कि जजमेंट कैसे लेवे। प्रत्याख्या या समाचारित ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि कोशिश करेंगे ऐसा बता के करना है। हाँ, अगर मृत्यु हो जाती है तो भी रिश्तेदार को बता सकेंगे, और मृत्यु नहीं होती है और बच जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो एक अलग समाधान उसका होता है। तो सपनों के बारे में हमने जिक्र किया था और फिर अरिष्ट लक्षण पर उतर आए। गावाकडे स्वप्न जास्त पडत असतील तर उशी खाली लोखंडाचा विळा त्या इत्यादी काहीतरी ठेवून झोपायला सांगतात. असे केल्याने स्वप्न पडत नाहीत म्हणतात. अजीब है, लेकिन ये जो नुस्खे होते हैं वो करके देखने चाहिए। ये तो सिंपल है, और मालूम नहीं इसका कार्य कारण संबंध किस प्रकार का है। तो ठीक है, लेकिन अगर इससे किसी को रिलीफ मिलता है तो अच्छा है। अरविंद कुलकर्णी ने एक किस्सा सुनाया था। एक 8 बरस की लड़की थी, ल्यूकेमिया था, और उसका केमोथेरेपी वगैरह सब चल रही थी, लेकिन उसको एक सपना बार बार आता था, और कोई आदमी शस्त्र लेके उसके पीछे भाग रहा है और वो दौड़ रही है। इस प्रकार का सपना था और बहुत भयभीत हो जाती थी। तो इसका कुछ फल नहीं निकला, तो उन्होंने होम्योपैथ से पूछा, तो होम्योपैथी में कुछ दवा दी गई, और जैसे ही वो दवा ले ली ये सपना बंद हो गया। तो ये भी अजीब है कि पर्टिकुलर सपना है और उसके लिए पर्टिकुलर दवा है, और वो दवा देने से तुरंत ये सपना बंद हो गया इस प्रकार से। तो मालूम नहीं इसमें कार्य कारण भाव किस प्रकार का होता है। और या सर, इवन कीपिंग लेदर फुटवेयर बिलो पिलो हेल्प्स, इट्स इफेक्टिव। ओके, हाँ, तो ध्यान में रखेंगे। फुटवेयर रखेंगे या नहीं रखेंगे लोग मालूम नहीं,
कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वेड़ा तो रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये निद्रा स्वप्न कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, स्वप्न विशेष के बारे में पूछेंगे तो पता चलेगा कि ये खास कर सपना आता है. स्वप्न जस्ट जास्त पडतात असं तर निद्रा खंडित होते आहे. दुःस्वप्न नाशन ये तगर का दंतमंजन भी बताया गया है. असे समजून निद्रा जनन चिकित्सा करावी का, कर सकते हैं. फायदा होता ही है नहीं होता है ये अलग चीज है. तो तगर अभी जो हमारे यहाँ तगर होती है, सिंपल फ्लावर या कॉम्प्लेक्स फ्लावर इस प्रकार की पान श्वेत वर्ण की, उसके पत्तों को पलट कर सर बताते थे कि थोड़ा चूसना और फेंक देना रात को सोते वक्त, तो उससे भी दुःस्वप्न नाशन होता है. ये भी देखा गया है, ये रत्नाकर में आया है. तांबड्याच्या चपला पण ठेवतात, उसे वही तो बताया कि लेदर इस प्रकार की सुरी पण ठेवतात, लाटणे पण. ओके. एक पेशंट मध्ये स्वप्नामध्ये मला दिसणे हे वारंवार होते. मला दिसणे वारंवार होते, त्याचा काय अर्थ समजावा. इसमें ज्यादातर मलावरोध की समस्या रहती है. मलावरोध दूर होने के बाद ये कम हो जाता है. या टॉयलेट्स दिखते हैं किन लोगों को, पुरुष दिखता है या टॉयलेट दिखते हैं, तो ये भी मलावरोध से जुड़ा होता है. और मलावरोध की चिकित्सा की जाए तो ये सपना ठीक होता है. ओके. तो YouTube में जाकर देखो, सपनों के बारे में काफी बहस होगी. In Sushrutarvana Chikitsa, it is told to keep knife below pillow for fast healing of wound. सुश्रुत सूत्रस्थान 19वां अध्याय. तो मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ पढ़ा. दुर्वा दुष्स्वप्न नाश करते मी वापरतो शिखाली क्रम धपणे. ठीक है, ये भी कर सकते हैं, आसान है थोड़ा सा. लेकिन ये सुश्रुत का छुरी का रेफरेंस मुझे याद नहीं है. देखते हैं वो 19वां अध्याय कह रही है सूत्र स्थान में, वो एक बार देखेंगे. कृमि चिकित्सा भी है, मल वाले स्वप्न में लाभदायक है. स्वप्नाधिक्य मीन्स दोषाधिक्य. इट इज ट्रू, कुछ हद तक है. क्योंकि ये बहुदोषस्य लिंगानी, उसमें स्वप्न दिखना ये बताया गया है, तो दोषाधिक्य है. दूसरे लक्षणों के द्वारा दोषाधिक्य कंफर्म करें और फिर बहुदोषस्य लिंगानी जिसमें संशोधन मिलता, तो संशोधन देना जरूरी इस प्रकार का है. वेखंड पण ठेवतात. ओके. तो दुर्वा वेखंड ये तो हम भीतर चिकित्सा कर सकते हैं. काही लोकांचे पॅटर्न आधी निद्रा लागणे आणि नंतर 3-4 तासाने खंडित होते आणि लागत नाही, नंतर पहाटे 4-5 वाजता पुन्हा झोप लागायला लागते. याला दोषाच्या कालानुरूप बघावे आणि त्याशिवाय अजून काय निदान होऊ शकते. जनरली सुबह नींद आ जाती है 4-5 बजे. अगर रात में नींद नहीं लगी तो सुबह नींद आ जाती है. शायद शरीर और मन दोनों थक जाते हैं तब तक जागरण करके, और फिर थोड़ी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो उसका फायदा मिलता है. स्वप्न शारीरिक दर्शनपेक्षा मानसिक दर्शन से विचार करावा का. दोनों का हो सकता है, सिर्फ शारीरिक या सिर्फ मानसिक ऐसा नहीं है. विडंक विट अंग. एका रुग्णामध्ये मलसंबंधी स्वप्न पडत सरांनी विडंग त्या विचाराने वापरले होते, ते स्वप्न बंद झाले. ओके.
तो काफी चीजें सामने आई है, तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं. या आई रेड इट at least night only for one patient of non-healing wound in diabetic patient. Last night only for one patient of non-healing wound in diabetic patient. माहिशुद्धताने माहिषदुग्ध स्वप्नजनानाम असे आले, त्यात फक्त झोप घ्यावी की स्वप्न पण घ्यावे. यहाँ स्वप्नजनन का अर्थ निद्रा है. स्वप्न का कभी कभी सपना ये अर्थ है, कभी निद्रा ये अर्थ है. तो वहां सपनों का संबंध नहीं है, वहां निद्रा का ही स्वप्नजनन ये. तेने तस्मिन् शयनम् असम्बाधं स्वास्थ्यं मनोद्यं प्रशिरस्त्वं सशस्त्रं कुर्वीत. हाँ, मनोद्यं प्राक्षिरस्त्वं सशस्त्रं कुर्वीत. शयनस्तस्य व्रणिनः व्रणान् सव्रणानि अङ्गानि सुखम् आसत इति तदेव निर्दिशन्नः तस्मिन् इत्यादिव आकारे असम्बाधम् असङ्कटम् स्वास्तीर्णं शोभनैः आस्तरणैः धूलिगण्डोपधानैः आच्छादनैः चाच्छादितं मनोज्ञं रमणीं सशस्त्रं शस्त्रसहितं हिंस्रनिवारणार्थम्. ओके, तो यहाँ का रेफरेंस अलग है. हिंस्र, अगर पशु वगैरह कोई आते हैं तो उनके निवारण के लिए सशस्त्र रखना है, ऐसा यहाँ का मतलब है. स्वप्न के हिसाब से नहीं है, लेकिन ऐसा रखने से अगर दुस्वप्न निवारण होता है, चाहे वो भी एक हिंस्र है इसलिए, तो ठीक है. इसलिए मेरे ध्यान में आया नहीं होगा कि इस प्रकार के शस्त्र रखने से दुस्वप्न का नाश होता है. ठीक है, लेकिन अच्छा, हाँ, उशाशी शस्त्र ठेवायचं असं कुठे आहे बघा. हे पशु वगैरे ना ठिकाणी पशु वगैरेंपासून रक्षा करण्यासाठी. वात व पित्त यांच्यावर चिकित्सा केल्यास स्वप्न कमी होतात असा अनुभव है. कदाचित रजोभाव कमी केल्याचा परिणाम होत असावा. जो दोषज स्वप्न है वो दोष के विनाश से नष्ट हो जाएंगे, दोष की चिकित्सा से नष्ट हो जाएंगे. स्वप्नामध्ये दोषज हा प्रकार आहे, इतरही प्रकारांचा विचार करा. या वही मैं बता, दृष्ट श्रुत अनुभूत. लेकिन दृष्ट श्रुत अनुभूत या प्रार्थित, ये जो है वो अनुभवों के आधार पर है. और अगर मन उपरत नहीं हुआ, केवल शरीर उपरत हुआ है, तो इस प्रकार के स्वप्न होते हैं और निरर्थक होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन नींद अच्छी नहीं होती, ये इसमें एक प्रॉब्लम है. तो नींद अच्छी होने के हिसाब से ये करना जरूरी है. कहीं लाउडनेस करें. गुड नाइट ना, 2 नंबर से. तो दोषज स्वप्न है तो उसके बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन दोषज नहीं है तो उसके बारे में अलगता से सोचना चाहिए. झोपेमध्ये इतर तक्रारी दात खाणे, मूत्रप्रवृत्ती होणे, बोलणे चालणे. एक पलीकडचं 2 नंबर. हा, ठीक आहे, झालं पाहिजे. ते बंद करायचं ना. हा, हे शेजारचं बंद करायचं ना. तर काय संबंध नाही, ठीक आहे, ते लागलं. रात्री 10 ते 2 हा पित्ताचा काळ आणि 2 ते 6 वाताचा काळ, याचा निद्रा आणि स्वप्नाशी संबंध आहे का, ये देखना पड़ेगा, मालूम नहीं है अभी. पित्त से संबंध है तो 10 या 2 के बीच में स्वप्न होते हैं, और रात का है तो बाद में होते हैं, ऐसा कुछ रिलेशनशिप पाया जाएगा. शायद राजसिक गुण जास्त असेल तर त्या लोकांना स्वप्न जास्त येतात असं असतं का, कुछ नहीं बता सकते. अभी स्वस्थ वृत्त में इसके बारे में रिसर्च होना जरूरी है. और
एक अच्छा मुद्दा रहेगा कि सपनों के बारे में रिसर्च किया जाए और इस प्रकार के जो उपाय बताए गए हैं उनके बारे में भी बताया जाए कि ट्राई करके देखेंगे, ये करके देखो, वो करके देखो, इस प्रकार से, और फिर उसका नतीजा क्या आता है ये देखेंगे इस प्रकार से. खूप काम करून सगळ्यांना गाण म्हणून माणूस आहे त्याला तर स्वप्न पडतात पडली तर ते आठवतात. नहीं आठवत नहीं, लेकिन नींद अच्छी आई है नहीं आई है ये बता सकते हैं. नींद अच्छी नहीं रही, सपने आते रहे, अभी मालूम नहीं किस प्रकार के सपने थे, ये भी लोग बताते हैं. लेकिन अगर गाढ़ निद्रा होनी है तो वैकारिक स्वप्न तो कम से कम नहीं होनी चाहिए. तो मेरे ख्याल में ये संशोधन का विषय है और स्वस्थोक्त में इसके बारे में या रिश्ते लक्षणों के बारे में इसके बारे में काफी बहस हो सकती है. तो अभी एक बड़ी समस्या है कि एमडी या पीएचडी के लिए विषय कैसे चुने. और अभी की पीढ़ी ऐसी है कि छात्र आयुर्वेद ओरिएंटेड हो गए हैं और गाइड्स जो है वो बिल्कुल आयुर्वेद ओरिएंटेड नहीं है. अभी नई पीढ़ी उभर आ रही है वो थोड़ी आयुर्वेद ओरिएंटेड हो गई है, नहीं तो पहले जमाने में जो पीढ़ियां थी अध्यापकों की, उन्हीं में से परीक्षक भी होंगे और उन्हीं में से गाइड्स भी होंगे. और फिर जो विषय लिए गए हैं वो उससे कुछ फायदा किसी को भी होने वाला नहीं है. इस प्रकार के विषय लिए जाते हैं और छात्र भी उसको बाद में याद में नहीं रखता. ये भी बात होती है. ये बड़ा अजीब किस्सा मोयलेले ने बताया था जामनगर में कि 6 महीने के बाद उन्होंने एक सर्वे किया और अध्यापकों को पूछा कहाँ तक आ गए हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो द्रव्य उनके अध्यापक थी और तो सर ने पूछा तुम्हारे एमडी का विषय क्या था, तो वो बोली ग्राही और स्तंभन इसमें भेद. तो सर ने पूछा कि ठीक है क्या भेद है ग्राही और स्तंभन में. तो बोली मैं भूल गई, अभी कितने बरस हो गए उसको. अब ये कैसे ध्यान में रहेगा मैंने एमडी में क्या किया था. तो ये अगर बात है तो काफी मुश्किल इस प्रकार की है. और ये जामनगर का किस्सा है, ये भी और अजीब बात है जो एक मूर्धन्य संस्था मानी जाती है. प्रकृतीचा विचार करताना स्वप्नांचे वर्णन आहे जसे हंस जल अग्नी इत्यादी. तर कसा विचार करावा. प्रकृति के बारे में ही सोचना काफी मुश्किल है. मैंने काफी बार उसके बारे में व्याख्यान दिया है प्रकृति के कंसेप्ट के बारे में. लेकिन कालकर भाषा है प्रकृति मात्रा आहार विहार प्रकृति वगैरह इस प्रकार के कुछ प्रकृति के भेद है. उसके अनुसार ये थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा. झोपेत दात खाणे हे स्वप्नामुळे होत असेल का. स्वप्न के लिए मालूम नहीं है, ग्रह बाधा से रिलेटेड बताया गया है और बहुत सारे लोग उसको कृमि से रिलेटेड मानते हैं क्योंकि ये पाया जाता है लक्षण और कृमि चिकित्सा से उसमें पोषण मिलता है. पण कोशामध्ये तो बालग्रह झालेला आहे. बालग्रह साल है. अगर बालग्रह है तो ये नजर उतारना वगैरह इस प्रकार की करने से फायदा होता है. तो ये एक अलग इस प्रकार का होगा. झोपेत बोलणे आणि चाळणे याविषयी काय सांगता. वास्तविक में क्रियाएं नहीं होती निद्रा स्वप्न स्वप्न अवस्था में, और सिर्फ ये अनुभूति होती रहे मैं घूम रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वगैरह इस प्रकार से. लेकिन ये अनुभूति अगर वास्तव में आ जाती है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये बोलना चालना इस प्रकार का शुरू होता है तो कर्मेंद्रिय से जुड़ा इस प्रकार का ये है. और लोग दरवाजा खोल के बाहर भी निकल जाते हैं इस प्रकार से. तो ये थोड़ा अजीब मामला इस प्रकार से है. इसमें आधिदैविक एस्पेक्ट है या नहीं है ये वातव्याधि से हो सकता है, देखना चाहिए वातव्याधि के. तो इसके बारे में इंद्रियों पर काम करना या प्राणवायु पर काम करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. और खास करके प्राण काल में दवाइयां देना अम्ल रस या इंद्रिय बोधन इस प्रकार का है. तो प्राण काल में आमल कीट
इस प्रकार से आंवला के मुरब्बा या च्यवनप्राश इस प्रकार से देना, या रौप्य भस्म का इस्तेमाल करना, ताप्यादिलो या रौप्य भस्म साक्षात, ये मैं करता रहता हूँ और कुछ हद तक इसके अच्छे परिणाम आते रहते हैं. अन्निद्रा वातवृद्धि लक्षण, अल्पनिद्रा पित्तवृद्धि लक्षण, अल्पनिद्रता किंचित स्निग्धत्वात् पित्तस्थ दल्लन टीका, अतिनिद्रा का भववृद्धि लक्षण. ये कहाँ का रेफरेंस है, ये डल्लन का? तो दोषों के अनिद्रा वातवृद्धि, अल्पनिद्रता पित्तवृद्धि, अल्पनिद्रता किंचित निद्रत्वात् पित्तस्य, असं त्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. अतिनिद्रा का भववृद्धि लक्षण. तो ये हो सकता है कुछ हद तक, अगर दोषों से उसका संबंध है तो उसके बारे में जिक्र करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. तो काफी चीजें हैं कि इसके बारे में हम बता सकेंगे, और शायद ही सपनों के बारे में इतना कुछ विचार किया गया हो. आज पहली बार इतनी बहस इसके बारे में हो रही है. इवन दोस टेकिंग नॉनवेज एंड पर्युषित अन्न हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ स्वप्न. ओके, ये भी देखना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल में एमडी के लिए, हाँ, मैं वो बात बता रहा था कि अभी अध्यापक जो है वो ज्यादातर एलोपैथी ओरिएंटेड या कुछ भी नहीं ओरिएंटेड इस प्रकार के हैं. जो गाइड्स बन चुके हैं, जो परीक्षक होते रहते हैं, नई पीढ़ी जो उभर आ रही है वो अच्छी है, आयुर्वेद समझने वाली, मूल ग्रंथ पढ़ने वाली वगैरह इस प्रकार की है. और फिर बड़ी टसल होती रहती है कि हम कुछ विषय लेना चाहते हैं और छात्र कुछ विषय लेना चाहते हैं, अच्छे विषय होते हैं, अध्यापक मानते नहीं है, गाइड मानते नहीं है, नहीं नहीं ये विषय बराबर नहीं है, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा वगैरह इस प्रकार से. और वो जो सुझाव देते हैं वो छात्रों को अच्छा नहीं लगता. ये तो बहुत, इसमें क्या रिसर्च क्या निकलेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से. केवल ऑब्जर्वेशन स्टडी, सर्वे स्टडी ऐसे भी दिए जाते हैं. तो ये बड़ा मुश्किल मामला है. जब तक ये पीढ़ी बदल नहीं जाएगी अध्यापकों, तब तक अच्छे विषय आएंगे ही नहीं, ये बात सही है. और फिर परीक्षक भी उस कैरेक्टर दर्जे का होना चाहिए कि जो इसको भली भांति समझ सके. नहीं तो ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी. मेरे संयोग से मुझसे सरदेश मुख सर गाइड थे एमडी और पीएचडी दोनों के लिए, और बहुत अच्छे गाइड थे. तो बाकी सभी गाइड्स के बारे में जैसे सताया जाता है छात्रों को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैंने थीसिस पूरा करके उनके सामने रखा, मैं बीच में बताता था क्या क्या कर रहा हूँ इस प्रकार से, और उन्होंने साइन सिग्नेचर कर दी बस. बाकी एक बार भी मुझे बार बार जाना है, ये पूछते वो पूछते वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था. किसी संस्कृत में लिखा था. तो पीएचडी के लिए जो समिति परीक्षक नियुक्त हुए, श्री राम जी शर्मा को उन्होंने कैसे भी अरेंज किया मालूम नहीं. श्री राम जी शर्मा संस्कृत के काफी जानकार थे. तो उन्होंने जब देखा कि थीसिस पूरा संस्कृत में है, तो उन्होंने जो मेरी वाइवा है वो संस्कृत में ही ली. तो मैंने संस्कृत में सभी जवाब दे दिए, जिन्हें जो भी पर सवाल पूछे उन सभी के जवाब मैंने संस्कृत में दे दिए. तो बड़े खुश रहे. और फिर उन्होंने बताया कि मैंने इसीलिए संस्कृत में ही ये वाइवा कंडक्ट की, क्योंकि मैं जानना चाहता था ये सचमुच संस्कृत जानता है या किसी दूसरे से ये लिखवा लिया है, इस प्रकार से थीसिस लिखवा लिया है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इस प्रकार के छात्र और इस प्रकार के परीक्षक, ये दोनों मुश्किल इस प्रकार की बातें हैं. लेकिन हो भी सकता है अपवाद के स्वरूप में, लेकिन ज्यादातर जो कंडीशंस होती रहती है वो मिसमैच ही होता है. वो शिशु निद्रा में हंसते हैं, वो कुछ अच्छे सपने देखते हैं, यही कारण होगा. एकदा गलगली सरांनी बहुदोष अवस्था असेल तरी बहु स्वप्न अवस्था असते असं सांगितलं होतं, आणि शोधन केले की उपशम मिळतं.
वही मैं बता रहा हूँ कि दोष से संबंधित जो लक्षण स्वप्न है उसके बारे में इससे जरूर फायदा मिलता है। बहुदोष से लिंगान इसमें आया है, लेकिन सभी जगह वही ही हुआ और वही होगा ऐसा नहीं बता सकते। दूसरे कारण भी सपनों के लिए हो सकते हैं। युवामध्ये दात खाणे यावर प्रॉपर ट्रीटमेंट काय द्यावे? युवामध्ये ये जैसे मैंने बताया कि कृमि या ग्रह दृष्टि, ग्रह बाधा, इसके बारे में सोचना है। वात के बारे में सोच सकते हैं। तो उस सभी को देखकर कोशिश करो। नहीं तो एक थोड़ा अलगता से कुछ विचार करना पड़ेगा। शैया मूत्रता में कृमि के अलावा क्या सोचे? बहुत बार फीमेल रुग्ण में ये लक्षण 12-13 साल की उम्र तक भी दिखता है। इसमें आनुवंशिकता का भी रोल है क्या? आनुवंशिकता हो सकती है। इसमें यही अहम मुद्दा है कि इंद्रियों पर काम करें। हाँ, तो अगर समझ में आता है कि मूत्रवेग निर्माण हुआ है तो जाकर मूत्र उत्सर्ग कर सकते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता और फिर अपने आप हो जाता है, ऐसा है। तो उसके हिसाब से इंद्रियों पर काम करने के लिए प्राण वायु के बारे में सोचना है। हम कई लोगों को वचा तेल का नाभि पूरण करने के लिए कहते हैं। तो इससे भी इंद्रिय बोधन इस प्रकार का हो जाता है। और दूसरी चीज जो है वो प्राण काल में दवा देना और कृमि की चिकित्सा करते रहना। और ये बड़ी समस्या होती है, 15-16 साल तक भी ये समस्या मैंने देखी है। और फिर उसका एक गिल्ट बन जाता है और फिर ये बड़ी मानसिक समस्या हो जाती है। तो इस मानसिक समस्या के कारण फिर से ये दोहराता रहता है। जैसे स्टैमरिंग वगैरह है कि इसमें अगर आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो स्टैमरिंग ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार इसमें भी तुम ठीक हो जाओगे, इसके बारे में मत सोचो, ये कहना जरूरी है। A neurosis may be due to father's influence. He may be angry person according to homeopathy. ये पॉसिबल है कि केवल फादर ही नहीं, मदर हो या दूसरी कोई व्यक्ति क्रोधी हो और ये भय से होता हो, तो उस भय का कारण दूर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें दवा पिता को देनी है या उस बच्चे को देनी है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन भय ये कारण है और वो अगर दूर होता है तो फिर ये तकलीफ दूर होगी। तो ये काफी मुश्किल है थोड़ी सी कि ऐसे मरीज आते रहते हैं। और मैंने कहा कि 15-16 बरस के भी आते रहते हैं और फिर उनके लिए बहुत ऑकवर्ड होता है। ये बताना भी मुश्किल होता है और एक शर्मिंदगी की बात होती है। तो ये मुश्किल इस प्रकार का माहौल रहता है। तो द्रवद्रव्य विद्या अंतरिक्षम अनिर्देशम अनिर्देश रसम अमृतम तंद्रा निद्रा दाह प्रशमनम एकांतथा पथ्यतमम। तंद्रा निद्रयोः कफवात कृतयोः अपि प्रशमनं स्पर्शेन याति शारीरिकी निद्रा ताम करोत्येव पीतम सत्। तंद्रा निद्रा निद्रा प्रसिद्ध है। तो अंतरिक्ष पानीय के बारे में तंद्रा निद्रा दाह प्रशमनम एकांतथा पथ्यतमम च। तो तंद्रा निद्रा का प्रशमन करने वाला और दाह का प्रशमन करने वाला तो ठीक है, और पथ्यतम है अंतरिक्ष उदक। तो ये केवल तो स्पर्श से बताया गया है, ये टीका है। तो पीने से भी शायद होगा। देखना चाहिए।
तो पीतम त्या स्वाभाविक निद्रातान करोति तंद्रा निद्रा भेदा तंद्रा प्रसिद्ध है. अधोदरावर सुंठ जायफळ लेप अपानकाली अग्नितुंडी चंद्रप्रभा किंचित सुंठ बरेच रुग्णात वय 14 ते 15 पर्यंत उपयोग केलेला आहे. मुख्य विचार क्लेद उपशोषण स्नायु संहनन वर्धन. अच्छी बात है. इसमें विषय दुख का कुछ हद तक रोल हो सकता है. अग्नितुंडी जैसे इसमें इस्तेमाल की गई है तो स्नायु के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए विषय दुख अच्छा है. तो वातकजांकुश का भी प्रयोग कर सकते हैं, अग्नितुंडी का प्रयोग कर सकते हैं. आमपाचकोटी एक रसशाला की आती है, उसमें भी विषय दुख इस प्रकार का है. तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं. और पाचन है. अच्छा, how to treat balagraha? In most of the times parents do not accept their child suffering from balagraha. मुश्किल ही होता है. लेकिन उनको अगर कुछ उपाय करने से फायदा होता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं. और वैसे केवल औषधियों से तो बालग्रह ठीक होने वाले नहीं है, ये निस्संदेह है. तो फिर ये बड़ी चुनौती रहती है. मैंने काफी उदाहरण इसके बारे में दिए हैं. और वो पोलटकर सर की केस थी कि स्टमक श्वास की शिकायत थी और वो जो जिस नए घर में वो रहने के लिए आए थे वहां हर अमावस्या को इस प्रकार के हेन की आहुति देने की प्रथा थी वगैरह वगैरह. तो वो करने के बाद उसकी शिकायत बंद हो गई. तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अगर इस प्रकार से कुछ कारण मिलते हैं तो. और नजर उतारना ये एक अलग चीज है. बहुत सारे घरों में किया जाता है इस काल खास करके संध्या काल में, और उसमें काफी फर्क होता है. और बाल ग्रह के कारण जो रोना होता है वो अलग होता है. भूख लगी है, नींद आ गई है तो बच्चे रोते हैं, वो अलग तरीके से रोते हैं. और बाल ग्रह में रोते हैं वो अलग तरीके से रोते हैं. ये आपको सुनते ही ध्यान में आएगा कि नहीं, ये नॉर्मल रोना नहीं है, ये बालग्रह का रोना है इस प्रकार से. तो उस अवस्था में बालग्रह की चिकित्सा करें, ये सबसे अहम है. अगर हमारे हिसाब में एक उसका कुछ निदान होता है, ये स्कंदाकुस्मार है या दूसरा कौन सा है ग्रह है, और उसके लिए जो भी चिकित्सा बताई गई है वो करनी है इस प्रकार से. लेकिन काफी मुश्किल लगा. ये मांत्रिक लोग कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन ये अंधश्रद्धा है वगैरह वगैरह, ये भी मानने वाले बहुत सारे लोग हैं. तो ये काफी मुश्किल माहौल बन जाता है. और थोड़ा अंदाज लेके बोलना है, नहीं तो लोग समझते हैं कि ये अंधश्रद्धा है आदमी और कोई मतलब का नहीं है, तो आपको छोड़कर भी जाते हैं. ये हो सकता है. बॅडवेट सायरप मिळते, त्यात विषातील धोका आहे. रतन आयुर्वेदचे अनायकुर्मी शय्यामूत्रामध्ये वापर केला आहे. बॅडवेट सिरप, बेडवेटचं बॅडवेट केलं का त्यांनी? अच्छा, लेकिन एक दवा है इस प्रकार. बालक ग्रह बाधेला अधिक फेवरेबल का असतं. बालक ग्रह बाधेला अधिक फेवरेबल का, वो थोड़ा सा आसान होता है, उनकी शक्ति कम होती है और इजीली वश में हो जाते हैं. ये महत्वपूर्ण है. और इसलिए वो आसानी से पकडले जाते हैं. लहान मुलांना वेखंड धारण करायला सांगितले आहे, म्हणजे ग्रहबाधा होत नाही असा रेफरन्स वाक्य तीर्थस्थानमध्ये आहे. त्यामुळे वेखंड धारण अशी पण चिकित्सा करता येईल. ये तो है इसमें. वैसे मेरे मन में आयुर्वेदीय सूतिकागार बनाना ये एक है. बहुत सारे हाईफाई सोसाइटीज के लोग हैं जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगे
और ये सूतिकागार हमारे हिसाब से जो सुश्रुताचार्य ने बताया है उस प्रकार से बने। क्वेश्चंस आर नॉट सीन। सेटिंग में कुछ प्रॉब्लेम होगी। वेखंड जवळ ठेवल्यास साप जवळ येत नाही असं बात है, ते खरे आहे। मैंने भी सुना है लेकिन मालूम नहीं। अगर घर पे इर्द गिर्द भी वेखंड लगाया हो बच्चा तो भी सर्प नहीं आते हैं, ऐसा बताते हैं। मैंने भी सुना है। तो बाल रक्षा के लिए सर्पमणि वगैरह वगैरह इस प्रकार के भी कुछ बताए गए हैं। और ये तावित या तावीज इस प्रकार से जो बताए जाते हैं वो रखेंगे तो ये रक्षा करते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का। जंभीरमणी द्यायचे. हाँ, जंभीरमणी द्यायचे. जंभीरमणी मिळतो का? हं? जंभीरमणी मिळतो? नाही, गौतम सर द्यायचे ना. माहिती नाही मला। गौतम सर जंभीरमणी देते थे। काय द्यायचे ना माहिती, पण द्यायचे. मैंने भल्ला तक फल रखने से सर्प नहीं आते, ऐसा सुना है। तो ठीक है, इस प्रकार के जो भी उपाय जिसको भी मालूम है वो शेयर करे। कहीं किसी का फायदा इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन बाल रक्षा के बारे में काफी जंबीरमणि म्हणजे काय मुझे भी मालूम नहीं है। वो देते थे ऐसा सुना अभी मैंने, लेकिन ये क्या देते थे मालूम नहीं। इस प्रकार से शायद उनके छात्रों में से किसी को अगर पता हो तो देखेंगे। सुदर्शन बच्चाओ तो पूछना पड़ेगा, उसको कुछ मालूम है क्या इस प्रकार से। वो उनका छात्र रहा है गौतम गुरु जी का, दयाराव गौतम। तो ठीक है। तो रक्षा विधान ये जो उन्होंने बताया दिया है उसमें पेड़ पौधे भी कैसे होने चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, पूर्व उत्तर दिशा में वगैरह द्वार होना चाहिए, ये सभी बातें बताई गई है सूतिकागार में। और चाहे सीजरियन हो गया हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो गई हो तो भी इस प्रकार के सूतिकागार में 1.25 महीने तक अगर रखेंगे तो ये बाकी जो चीजें हैं जैसे सुवर्ण प्राशन है, बालबुटी का प्राशन है, स्तन्य प्रादुर्भाव अच्छा होने के लिए, या फिर आगे सुझाव कैसे देना है, क्या करना है, और अंधेरी रूम होनी चाहिए वगैरह वगैरह, धूपन नियमित रूप से होना चाहिए और अभ्यंग होना चाहिए नियमित रूप से बालक का और सूतिका का। तो ये सभी बातें हो सकी। अभी शहरों में ये काफी मुश्किल हो गया है। तो निसर्गोपचार आश्रम जो है वहां काफी जगह होती है और उसमें अगर ये सूतिकागार इस प्रकार से बनाएंगे और उनको औरतों को वहां पे एडमिट करेंगे तो एक अच्छी बात हो सकती है। अगर कुछ इमरजेंसी आती है, अगर कुछ में तो शहरों में ही है तो कहीं से भी चिकित्सा ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक कंसेप्ट की वजह से ये अगर सिद्ध हो जाए या 9वां महीना जब से लगता है तभी से सूतिकागार में प्रवेश करने होने के लिए भी इसके बारे में सोच सकते हैं और ये भी एक अच्छी बात होगी। मेरे संपर्क में एक वैदु है, उसका क्लेम है कि एक वनस्पति है जिसे खाया जाए विधि से तो सर्प अगर आपको दंश करने जाएगा तो उसका मुख खुल के खुला रह जाएगा, दंश भी नहीं कर पाएगा। उससे वो वनस्पति जानने का प्रकाश शुरू है, पता चलने पर शेयर करूंगा। ठीक है। तो ठीक है, ये कोशिश चल रही है और अगर ऐसे कुछ बारे में पता चले कि ये इस प्रकार से नजदीक आने पर भी उससे नहीं होगा कुछ तो ये अच्छा प्रयास प्रकाशनीय प्रयास, ठीक है। तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
कल अक्षय तृतीया के दिन में एक्चुअली वो हमारा सॉफ्टवेयर भी दिखाने जाने वाला था, लेकिन वो रह गया। तो अभी कैसे बंद करेंगे? कंफर्मेशन हो गया। तो हमने तो कल वैसे भी कर लिया घर पे, लेकिन सभी लोगों के लिए ये थोड़ा सा दिखाना चाहता था। तो माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये जो कल मैंने बात की थी, तो ये हमने तो शुरू कर दिया है। मेरे कुछ छात्रों ने भी एक प्रयास उसका शुरू किया है। तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और जल्द ही ये लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो जो मैंने कल बात की थी, तो अभी ये फॉर्म नहीं बना पाए, लेकिन शायद आज मैं सुशील से कहूँगा, और जो व्यक्ति इस प्रकार से सहायता देना चाहते हैं वो उसमें जुड़ जाए, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ठीक है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। बचा तेल का नाभि पूरण करना है। तो उससे फायदा होता है। तुम्ही खाल्लं दूध आणाल का? आणि- कळलं.